सेट साइंस चैप्टर 19 हो गया वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को सोल्व करेंगे। चलिए अभ्यास प्रश्न 1 नंबर दिया है कि प्रदूषण क्या है, तो इसका लिखना है कि प्रदूषण ऐसा सुदर्शन है जो वायु एवं जल के द्वारा मनुष्य के जनजीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए दोनों की क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है कि स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक नहीं होता, क्योंकि इसमें कई बार हानिकारक क्या होता है कि कई बार हानिकारक सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें सदैव उबले जल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 3 में दिया है आपका कि क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है, इस पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर नहीं। हमारे अगर नहीं हो रहा तो लिखना है कि नहीं, हमारे आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास कुएं, कुछ चापाकल तो जानवरों के लिए नदी इत्यादि यहाँ पर था आपका नदी इत्यादि जल के स्रोत हैं। इन स्रोतों में से कुछ कुएं तथा चापाकलों के पानी संभवतः ठीक नहीं है, परंतु कुछ चापाकलों का पानी आमतौर पर खराब है, यानी इसमें आयरन तथा आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक है, क्योंकि जब इसके पानी से सफ़ेद कपड़ा धोते हैं तो पीला हो जाता है। उस पानी को बाल्टी या लोटा में किसी बर्तन में रखते हैं तो बर्तन पीला हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और है। अब फिर लिखना है कि इतना ही नहीं, इस पानी को लगातार सेवन करने से दांत तथा जीभ काला पड़ने लगता है। ये चापाकलों से कुछ सरकार द्वारा लगाया गया है, जो कुछ लोग अपने लगा रखे हैं, कुछ कुएं से पीते हैं, लेकिन सभी चापाकल को लगाने से पहले या बाद पानी की जांच नहीं किया गया है। 2-4 महीने पहले सभी स्रोतों के जल की जांच कर खराब पानी देने वाले को चिन्हित किया गया है, परंतु इसे बंद करने की दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है। इसका उत्तर है। चलिए प्रश्न 4 में दिया है कि शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है। तो यहाँ लिखना है कि शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में निम्नलिखित अंतर है। शुद्ध वायु हो गया और प्रदूषित वायु, एक में कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है शुद्ध वायु में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है प्रदूषित वायु में। यह सांस लेने लायक होता है एवं हानिकारक नहीं होता, और इसमें कि इसमें सांस लेने से हमें विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसका उत्तर है। प्रश्न 5 में दिया है कि अम्ल वर्षा कैसे होती, टिप्पणी कीजिए, इसके प्रभाव की चर्चा की। तो यहाँ लिखना है अम्ल वर्षा, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। वायुमंडल में ये वायुमंडल में क्या होता है, जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा जल को अम्लीय कर देती है और इसे ही हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। फिर लिखना है कि अम्ल वर्षा बहुत ही हानिकारक होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव हम ताजमहल पर देख रहे हैं, जो कि अम्ल वर्षा से प्रतिक्रिया कर क्षारित हो रहा है। मतलब ताजमहल जो सफ़ेद वो क्या हुआ, धीरे धीरे पीला हो रहा है। चलिए प्रश्न 6 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधघर गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 7 नंबर कि ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। मतलब वो खराब हो रहा है। इसका तो ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, किंतु इसकी सुंदरता को ग्रहण लग रहा है। बात असल ऐसी है कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर मथुरा का तेल शोधक कारखाना स्थित है, जो कि प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ देता है, जो कि अम्ल वर्षा करने में बहुत अधिक सहायक है। ठीक है, मथुरा में तेल शोधक कारखाना है। इसी अम्लीय वर्षा जल में उपस्थित अम्ल संगमरमर, जो देखिए ताजमहल जो बना है संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, या चूना पत्थर से क्रिया करके ताजमहल की दीवारों एवं गुंबद का शरण कर रहा है। इससे संगमरमर कैंसर की संज्ञा दी गई है। ठीक है,
इसलिए प्रश्न 8 में दिया है आपका कि जल की उपयोगिता बताएं, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता है। जल की उपयोगिता और शुद्धिकरण, तो यहाँ लिखने कि हमेशा यह कहा जाता है कि जल ही जीवन है। यह हमारे दैनिक कार्य जैसे खाना बनाने, नहाने, कपड़ा धोने इत्यादि में किया जाता है। हमारे जीवन का जल एक अभिन्न अंग है, इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकता है। ठीक है। जल शुद्धिकरण के लिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार के जल को दूषित से रोका जाए। इसके बाद हो जाएगा दूषित के रोका जाए और बड़े बड़े कारखानों से निकलने दूषित जल को शुद्ध करने के बाद ही तालाबों या नदियों में बहाना चाहिए। खाद्य पदार्थ मतलब जो खाने वाला पदार्थ है, कचरे, कागज के टुकड़े, प्लास्टिक के थैले इत्यादि नदियों एवं झीलों में नहीं डालना चाहिए। जल को शुद्ध करने के लिए शैवाल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। चलिए प्रश्न 9 में दिया है आपका कि यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा। यहाँ लिखना है प्रदूषित जल से अनेक प्रकार के रोग हमें प्रभावित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हैजा, टाइफाइड, पीलिया, अतिसार इत्यादि, जो कि मानव स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है। प्रश्न 10 में कि सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत लगाइए। 1 नंबर की संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता है, तो ये सही बात है, नहीं मिल पाता है। और फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए गर्म जल भी एक प्रदूषक होता है। ये गलत है। गर्म जल जो उबला हो रहा था वो नहीं होता है। जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, ये सही है। अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी को प्रभावित करता है, यह सही है। चलिए प्रश्न 11 में दिया है कि वायु प्रदूषण रोकने के उपाय बताएं। यहाँ लिखना है वायु प्रदूषण रोकने के निम्नलिखित उपाय है। 1 नंबर वाहनों में CNG का उपयोग करें। वाहन यानी गाड़ी में, घरों में धुआं रहित चूल्हा का प्रयोग करें। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए वैसे साधनों का प्रयोग करना होगा जिनसे वायु प्रदूषण कम हो। और 4 नंबर हो जाएगा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। ठीक है। चलिए प्रश्न 12 में आपका दिया है कि रेखा चित्र द्वारा पौधे घर प्रभाव को आपको दर्शाना है, जो कि आपके किताब में पेज नंबर 273 में दिया गया है। 273 में दिया गया है। देखिए रेखा चित्र द्वारा पहले आपको चित्र आपको पालना है। फिर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पृथ्वी पर आ रहा है, आते हुए फिर क्या ऑक्सीजन आया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वो ऊपर चला जाता है, ऑक्सीजन फिर नीचे में रहता है। तो इसका जो तापमान रहता है, तापमान के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है फिर वो ऊपर चले जाता है और इसका प्रकाश नीचे रहता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि पोल्यूट हो रहा है हमारा पृथ्वी, तो इससे क्या हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं जा पा रहा है, बस यहीं पर थोड़ा मोड़ा जाता है, सभी पृथ्वी पर रहता है। इससे क्या रखें, पर्यावरण अस्वच्छ हो रहा है। यही आपको चित्र है। प्रश्न 13 में दिया है कि कणिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की चर्चा करें। कणिकाएं जो वायु में जो कणिका होता है जो हमें नहीं दिखता है। वायुमंडल में गैसों के अलावा ऐसे ठोस पदार्थ भी होते हैं जो इन गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं, ये कणिकाएं कहलाती है। ये क्या कहलाती है, कणिकाएं। और कणिकाएं जो होता है इसी पेड़ पौधे जो होता है उससे आवेशित अपनी रोक लेते हैं। पत्ते पर देखते हो कि गंदगी बहुत रहता है, वही कणिका रहता है। इन कणिकाओं का व्यास 0.02 से 100 माइक्रोमीटर तक रहता है, जो कि हम इन्हें नहीं देख सकते। यह अधिक समय तक वायु में निलंबित रहते से दृश्यता को घटाते हैं। धुंध पैदा करते हैं, मतलब साफ आपको दिखाई नहीं देगा, धुंध पैदा करते हैं। ये इस्पात निर्माण, खनन, ताप हो गया, विद्युत संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषक जो कि मानव जाति के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। चलिए प्रश्न 14 में कि भोपाल गैस कांड क्या है। तो यहाँ लिखना है कि भोपाल गैस कांड भारत के इतिहास में एक इसके आगे इसका उत्तर देखिए। लिखा है कि भोपाल गैस कांड भारत के इतिहास के एक बहुत ही भयावह दिन था। 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी में मध्य रात्रि मतलब 12 बजे में एक दुर्घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। यह दुनिया के औद्योगिक विकास पर एक गहरे कालिका पोत दिया। कीटनाशक जो दवा में खेत में देते हैं
बनाने वाले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल साइसोसाइनेट नामक द्रव ताप बढ़ने से गैस बन गया। इसका रिसाव शुरू हुआ। यह गैस सांस के साथ फेफड़े में गए। फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूले और फिर सब दम तोड़ने लगे। हजारों लोग मर गए तथा हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका तो चलिए प्रश्न 15 में कि पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण कीजिए। 15 नंबर का ही उत्तर है। चलिए 16 नंबर में आपका दिया है कि उपयुक्त मिलान कीजिए ए बी। कार्बन मोनोक्साइड का आपका मिलान हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपका बी नंबर, एक का बी यानी रक्त का ऑक्सीजन क्षमता रोकना, और दोनों में क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का हो जाएगा यानी फेफड़ा का खराब होना। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड ये जो होता है अम्ल बरसीय और खासीय। और हो गया डी नंबर की धूल कणिकाएं, आंखों में जलन और खुजली। तो यहीं पर क्वेश्चन से समाप्त होता है।